गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 29 मार्च। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन 2024। ट्रेड होता है और ट्रेड के हेल्प से कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको हम बाहर के देशों से इंडिया में लेके आते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इंडिया से बाहर के देशों में बेचते हैं। तो इंडिया से बाहर को सेल कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है। कौन सी कैटेगरी में? एक्सपोर्ट कैटेगरी में। और किस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए? टी। कब का डाटा है ये? 2024 के डाटा के अनुसार, मतलब 2024 वाले ईयर में। ठीक है। इंडिया टी एक्सपोर्ट्स कितना हुआ है? 255 मिलियन केजी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। और अब की बार हमने सरपास किसको लैग कर दिया, मतलब किसकी पोजीशन? पहले सेकंड नंबर पे कौन आता था? पहले श्रीलंका आता था। और रैंकिंग सेकंड आफ्टर केन्या, और फर्स्ट रैंकिंग पे केन्या है, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे श्रीलंका। वैल्यू कितनी है? 15% हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। पहले कितनी थी? 6,161 करोड़ थी 2023 में। अब हो गई है 7,101 करोड़, मतलब जितना एक्सपोर्ट किया है उससे हमारी इतनी वैल्यू, हमें इनकम जनरेट हुई है। कौन कौन सी टाइप्स की जो टी है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले प्राइमरीली जिसका वेटेज ज़्यादा है वो है ब्लैक टी, 96% ब्लैक टी। और उसमें स्मॉल क्वांटिटीज आ जाती है रेगुलर टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, ट्रिनिटी, ग्रीन टी, हर्बल टी, मसाला टी एंड लेमन टी। ये अदर वेरिएंट्स हैं हमारे टी फ्लेवर के। ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, अब जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हो कहाँ कहाँ पे रहा है? 25 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज में हमारी टी एक्सपोर्ट होती है, जिसमें यूएई है, इराक है, ईरान है, रशिया, यूएस एंड यूके मेजर इम्पोर्टर्स है। ग्लोबल रेपुटेशन, अब हम लोग जो इतना वेटेज कैरी कर रहे हैं तो इससे हमारे ग्लोबल लेवल पे कुछ रेपुटेशन भी है। तो इंडिया की जो टी है, स्पेशली जो आसाम दार्जिलिंग से जो टीज आती हैं और नीलगिरी एरिया से, वो क्या है? सुपीरियर क्वालिटी की मानी जाती है, मतलब ग्लोबल लेवल में उनकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है? अब ये जो हमने माइलस्टोन अचीव किया है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने का, किन किन चीज़ों की वजह से हम लोग ये अचीव कर पाए टारगेट को? तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमने टी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया है, प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा है। साथ में ब्रांडिंग एफर्ट्स, मतलब जो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड्स वो करने पड़ते हैं ना, ब्रांडिंग करनी पड़ती है, तो हमने उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। साथ में टी वर्कर्स के वेलफेयर में भी हमने सुधार करे हैं, क्योंकि वर्कर्स के वेलफेयर में काम होगा तभी क्या है, वो अच्छे से अपनी एफिशिएंटली तरीके से काम कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ों से रिलेटेड एक इंडिया में टी बोर्ड भी है। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ था? 1954 में। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कोई एक पार्लियामेंट के लॉ के अंडर कोई बॉडी एस्टैब्लिश हुई है। तो पार्लियामेंट का कौन सा लॉ था? टी एक्ट 1953। इसके अंदर हमारी टी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो देखते हैं फाउंड कब हुई है? 1949 में, विद द साइनिंग ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। वॉशिंगटन ट्रीटी के इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये सारी ट्रीटीज का जो भी है साइनिंग का प्रोसेस है वो किस लिए किया गया था? रोकने के लिए। किसको? सोवियत एक्सपेंशन को। सोवियत जो अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहा था, तो ये मतलब बहुत पुराने टाइम की बातें हैं। कोल्ड वॉर का एरा जो हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। तो सोवियत के एक्सपेंशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रोकने के लिए हम लोगों ने, जो हम लोग मेंबर नहीं है लेकिन जो और पर्सन है, उन्होंने क्या है, नाटो को साइन किया था। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और नेचर, मतलब ये पॉलिटी जो हमारी एग्रीमेंट है इसका नेचर कैसा है? मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है 32 कंट्रीज का। और ये कंट्रीज कहाँ से बिलोंग करती है? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है। कोर प्रिंसिपल क्या है? कलेक्टिव डिफेंस। आर्टिकल 5 के अंदर कलेक्टिव डिफेंस है। और इसका कहने का जो ये डिफेंस का मीनिंग क्या है? जितनी भी इतनी कंट्रीज है, अगर अटैक ऑन वन कंट्री मींस अटैक ऑन ऑल मेंबर्स, तो इसका कलेक्टिव डिफेंस का मतलब यही है, आर्टिकल 5 में इंक्लूडेड है। और ये क्या कहता है?
अटैक ऑन वन नाटो कंट्री इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल, मतलब एक कंट्री पे अटैक हुआ नाटो की तो इसका मतलब नाटो के जितने मेंबर्स है उनको सेम माना जाएगा कि भाई उन पे भी अटैक हुआ है। इन्वोक्ड ओनली वंस, तो आर्टिकल 5 को सिर्फ एक ही बार क्या है इन्वोक किया गया, लागू में प्रैक्टिस में लाया गया है। और वो कब लेके आए थे? आफ्टर द 9/11 अटैक 2001 में, जो 9/11 अटैक हुआ था ना उसके टाइम पे ही इस आर्टिकल को इवोक किया गया। फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं? 12 मेंबर्स है टोटल, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूके, यूएसए आते हैं। बाद में क्या है इसकी मेंबरशिप एक्सपैंड होती रही है और फिर फिनलैंड ने भी 2023 में नाटो को ज्वाइन कर लिया। ऐसे बहुत सारे जो नॉन नाटो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है वो कौन है? ऑस्ट्रिया, सिप्रस, आयरलैंड एंड माल्टा। मतलब यूरोपियन यूनियन के तो मेंबर्स हैं लेकिन नाटो के मेंबर नहीं है। ठीक है। माउंट कैन्या, माउंट कैन्या न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि माउंट कैन्या में क्या है बहुत ज़्यादा आइस प्रेजेंट है, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लेशियर जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है बहुत स्पीड से मतलब जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। माउंट कैन्या अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? किलिमंजारो। लेविस ग्लेशियर, एक लेविस ग्लेशियर है जो क्या था एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट आइस मास वहाँ पे कैरी करता था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो श्रंक हो गया है, मतलब छोटा हो गया है सिग्निफिकेंटली। अब स्टडीज़ है कुछ ऐसे हम लोग रिसर्च करते हैं तो एक स्टडी से पता चला है कि माउंट कैन्या क्या है 2030 तक आइस फ्री हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई भी ग्लेशियर कोई भी आइस प्रेजेंट नहीं होगी, जो एक कंसर्न का इशू है। अब माउंट कैन्या की लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। सेंट्रल कैन्या में प्रेजेंट है और इक्वेटर के साउथ में है, बिल्कुल मतलब जस्ट साउथ ऑफ इक्वेटर इसकी लोकेशन है। एलिवेशन 5199 मीटर्स पे है और इसको अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 17,000 के अप्रॉक्स इसकी फीट देखने को मिलती है, मतलब इतनी हाइट पे हमें मिलता है। हाईएस्ट पीक है इसकी बैटियान, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया है और इसको 1997 में ये डेजिग्नेशन मिली गई थी। किस लिए? क्योंकि इसकी इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और साथ में इस माउंटेन की कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हमें देखने को मिलती है। जियोलॉजिकल ओरिजिन देखते हैं कि एक लॉन्ग टाइम अगो क्या था, एक स्ट्रैटो वोल्केनो था जो एक्सटिंक्ट हो गया। टाइप्स ऑफ वोल्केनो ज्योग्राफी में वोल्केनो के चैप्टर में पढ़ते हैं ना हम लोग, शील्ड वोल्केनो, स्ट्रैटो वोल्केनो, कैल्डेरा। तो ये स्ट्रैटो वोल्केनो मतलब जो अलग अलग स्ट्रैटस मतलब लेयर्स से बना हुआ है। एक्सटिंक्ट हो गया मतलब कि अब इरप्ट नहीं होगा। हैविली इरोडेड ओवर टाइम, एक एक्सटेंट स्ट्रैटोवोल्केनो था माउंट कैन्या और वो क्या है टाइम के साथ इरोजन होता रहा उसमें, अब उसने उसी को हम लोग बोलते हैं माउंट कैन्या के नाम से। ग्लेशियर्स, कौन से ग्लेशियर्स मिलते हैं? एक तो लिविस ग्लेशियर जो हमने यहाँ देख लिया, इसके अलावा टिंडल ग्लेशियर लास्ट रिमेनिंग ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स है अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका ट्रॉपिकल रीजन में आता है और ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलने वाले कुछ ही ग्लेशियर्स है उनमें से दो क्या हैं ये है। ठीक है, ये भी टाइम के साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटेंट होने की डेंजर को फेस करने वाले हैं, कर रहे हैं, फेस डेंजर करने के हवाले कर ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, मतलब अपने ही तरीके से पहला कोई ऐसा इनिशिएटिव कंडक्ट हुआ है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्या इनिशिएटिव था? कि इन्होंने होस्ट किया है इंडियन बाइसोन फेस्ट को। फेस्ट मतलब एक इवेंट है और इंडियन बाइसोन एक फौना की स्पीशीज़ है, उसके लिए फेस्ट हमने क्या है कंडक्ट किया है। किस लिए किया है? ताकि हम लोग वर्ल्ड को इसके कंजर्वेशन की, भाई हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए स्पीशीज़ को, इस स्पीशीज़ की एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसलिए ये क्या है हम लोगों ने फेस्ट कंडक्ट करवाया है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन कहाँ पे है? बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, और हीराकुद डैम जो महानदी रिवर के ऊपर है ना, उधर क्या है इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है। इट फाइंड्स अ स्पेशल मेंशन बिकॉज ऑफ नोटेड, अब जो ये हमारा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक स्पेशल पर्सन की वजह से भी फेमस है, और वो पर्सन कौन है? फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई। अब ये जो हमारी सेंचुरी है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस कब मिला था? 1985 में। वेजिटेशन का टाइप हमें देखने को मिलता है ड्राई डेसिडियस और मिक्स्ड फॉरेस्ट का। फ्लोरा में मेजर ट्रीज में हमें मिलते हैं साल, असाना बीजा,
आंवला, धौरा एटसेट्रा। एनिमल में वाइल्ड एनिमल्स की बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी है, जिसमें डेंस फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है टाइगर, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, हाइना, स्पॉटेड डियर, एंटीलोप, सांभर, गोर, नीलगाय, बाइसोन, लंगूर, मोंकीज एटसेट्रा। ठीक है, यही सभी एनिमल्स है जिसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है। और यहीं पे देखो ये फॉन आ गया, बाइसोन। इन्हीं बाइसोन की वजह से यहाँ पे एक फेस्ट कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही। थैंक यू।